ओपैम एम्पलीफायर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो वेरियस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। वेरियस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के कारण ही उस इंटीग्रेटेड सर्किट को ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। सच एस जैसा कि वो एक एडर सर्किट की तरह काम करता है, सबट्रैक्टर की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंशिएटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो वेरियस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के कारण ही उस इंटीग्रेटेड सर्किट को ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है। उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट का एक यूज़ है, जिनमें से एक यूज़ है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक ओपेम का एक यूज़ है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जैसा कि आप सबको पता है कि एम्पलीफायर क्या करता है। बेसिकली एम्पलीफायर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हाई स्ट्रेंथ का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ अ सर्किट विच रेजेस द स्ट्रेंथ ऑफ एनी वीक सिग्नल टू गिव हाई स्ट्रेंथ आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ पर हम इन्वर्टिंग की बात कर रहे हैं। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है? बेसिकली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ओपेम ओपेम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ओपेम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ओपेम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बना होता है। ठीक है, तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी वीक एसी सिग्नल की एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके हाई स्ट्रेंथ का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। और जो हाई स्ट्रेंथ का आउटपुट सिग्नल जो मिलता है वह सिग्नल इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है। तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करने के कारण ही इस एम्पलीफायर सर्किट को क्या बोलते हैं? इन्वर्टिंग बोलते हैं। मतलब एम्पलीफाइड आउटपुट जो मिलता है, एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है, वह एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल है वो इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है। तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका इनपुट एसी सिग्नल अगर पॉजिटिव है तो वो क्या मिलेगा? उसमें निगेटिव आउटपुट मिलेगा। निगेटिव आउटपुट मिलेगा। अगर इनपुट जो सिग्नल है वो निगेटिव है तो आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या करता है? एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल तो प्रोवाइड करता है, बट एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वह इनपुट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है। क्लियर हुआ? चलो हम इसका सर्किट देख लेते हैं। ये आपका हम छोटा सिंप्लीफाइड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना लेते हैं। ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, बोल सकते हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट टर्मिनल है। यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होगा वो डेवलप्ड सिग्नल है, वो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल कहलाएंगे। ये माइनस VEE है। ये बेसिकली नेगेटिव DC बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज है। यहाँ पर एक प्लस VCC रहता है। यह क्या होता है? एक पॉजिटिव DC बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज होता है। ये निगेटिव टर्मिनल जो रहता है इसको हम इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, और पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है? नॉन इन्वर्टिंग। सो दिस इज़ नॉन इन्वर्टिंग। जब भी किसी एम्पलीफायर को हम इन्वर्टिंग मोड में यूज़ करेंगे तो ऑलवेज उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है क्या रहेगा? ग्राउंडेड। तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसकी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम क्या कर देते हैं?
ग्राउंडेड कर देते हैं, दैट मीन्स इस टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाता है, 0 वोल्ट हो जाता है। ठीक है। और एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल, वह एक्सटर्नल इनपुट वीक सिग्नल जिसे हमें एम्पलीफाई करना है, उस इनपुट सिग्नल को हम एक रजिस्टर के थ्रू इन्वर्टिंग टर्मिनल में अप्लाई कर देते हैं। सपोज यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल मान लिया मैं वी इन, तो वी इन क्या है, वह इनपुट एसी सिग्नल है जिस इनपुट एसी सिग्नल को हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। तो ये एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है, और ये एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जो होता है क्या होता है, बेसिकली वीक सिग्नल। क्योंकि सिग्नल वीक है तभी हम उसको इनपुट एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करेंगे, ताकि उसका वीक सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, उसका स्ट्रेंथ है, डिज़ायर्ड लेवल तक क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है। तो एक रजिस्टर के थ्रू हम उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल में दे दिए। इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल और सर्किट के आउटपुट के बीच में ऑलवेज एक फीडबैक रजिस्टर का यूज़ होता है। उस फीडबैक रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आरएफ से। क्लियर हुआ। तो हमेशा हम ऑप एम्प को जब भी स्टेबल मोड में यूज़ करना रहे, ऑलवेज हम उसको निगेटिव बाइसिंग के साथ, निगेटिव फीडबैक प्रोसेस के साथ यूज़ करते हैं, ताकि उसकी आइडियल गेन है वो प्रैक्टिकली लो हो सके, डिज़ायरेबल हो सके। ठीक है। तो फीडबैक रजिस्टर यूज़ हुआ है आरएफ, बेसिकली ये निगेटिव फीडबैक है। क्लियर हुआ। सपोज इस एक्सटर्नल इनपुट वीक सिग्नल के कारण इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाले करंट को मैं मान लिया आई इन, इनपुट सिग्नल। इस यहाँ पर एक जंक्शन है, जंक्शन पे इस आने वाले करंट को दो पाथ मिलेगा। एक कुछ अमाउंट का करंट इस फीडबैक रजिस्टर से फ्लो होगा। सपोज उस फीडबैक रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट को मैं आई एफ मान लिया। ठीक है। इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाले करंट को दे देता हूँ कैपिटल आई। सपोज इस वाले नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैं ए मान लेता हूँ, और इस ए पॉइंट के वोल्टेज को वी ए, इन्वर्टिंग पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बी, और इस पॉइंट पे डेवलप्ड वोल्टेज को मान लिया वी बी। क्लियर हुआ। ठीक है। तो हम इस इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब जंक्शन बी, ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब जंक्शन बी पे क्या करेंगे, हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई केसीएल एट जंक्शन बी। जंक्शन बी पे हम क्या लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे। तो केसीएल क्या बोलता है कि किसी भी सर्किट के कोई भी जंक्शन पे आने वाला करंट हमेशा सर्किट के जंक्शन से दूर जाने वाले करंट का इक्वल होता है। तो आने वाला करंट का सम बराबर जाने वाला करंट, तो आने वाला करंट है वो आई इन, और जा रहे वाला करंट है वो एक आई एफ है, और दूसरा क्या है, आई है। क्लियर हुआ। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ऑप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस आइडियली इनफाइनाइट होता है, और इनपुट इम्पीडेंस आइडियली इनफाइनाइट होने के जब भी उसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा, या फिर किसी भी सर्किट का इम्पीडेंस इनफाइनाइट होंगे, हमेशा उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो उस ऑप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाले करंट आई क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आई इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ, क्योंकि इस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि इस सर्किट ऑप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आइडियली 0। और जहाँ पर भी इम्पीडेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ। फाइनली ये हो गया आई इन इक्वल टू आई एफ। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये आई इन है वो एक्सटर्नल वीक सिग्नल के कारण फ्लो होने वाला करंट है, और आई एफ जो है वो उस फीडबैक रजिस्टर में फ्लो होने वाला करंट है। इस इक्वेशन नंबर 2 में जो करेंट्स हैं, उस करेंट्स को हम वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं। तो आई इन इस वी इन के कारण इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाला करेंट है। तो आई इन जो है वो वी इन से किधर जा रहा है, बी पॉइंट की ओर जा रहा है। तो इस पॉइंट का वोल्टेज वी इन है, इस पॉइंट का वोल्टेज वी बी है। ये वी इन है वो सोर्स वोल्टेज है, वी बी है वो डेस्टिनेशन वोल्टेज है, और इस सोर्स और इस डेस्टिनेशन के बीच फ्लो होने वाला करंट क्या है, आई इन है। तो इसको हम
रिप्लेस कर देते हैं वोल्टेज के फॉर्म में। सोर्स वोल्टेज वी इन माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज वी बी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आई एफ को देख लेते हैं। आई एफ इस फीडबैक रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट है। तो इस फीडबैक रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट आई एफ, इस पॉइंट का वोल्टेज है वो वी बी, दिस इज सोर्स वोल्टेज एंड दिस विल बी destination voltage. And so the current flowing through this feedback resistor will be potential difference or voltage difference between these 2 point divided by resistance. Finally क्या हो जाएगा ये VB माइनस क्या हो जाएंगे V नॉट और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ब्रांच रेजिस्टेंस RF। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट है, हम जानते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे वी इन वोल्टेज पता है बट वी बी वोल्टेज अननोन है। कैसा भी करके उस वी बी वोल्टेज को मैं रिप्लेस करना चाहूँगा। तो वी बी जो वोल्टेज है बेसिकली वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से वी नो कि ऑलवेज ऑप एम्प के दोनों टर्मिनल मीन्स इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज वैल्यू ऑलवेज क्या होता है इक्वल। तो ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ऑलवेज इन्वर्टिंग का इक्वल होगा। इन्वर्टिंग का वोल्टेज क्या है वी बी। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वी ए, एंड वी ए इक्वल टू क्या है यहाँ पर वी ए का वैल्यू क्या है हमारे लिए यहाँ पर 0 वोल्ट। क्यों 0 वोल्ट बने? क्योंकि हम उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंडेड कर दिए हैं। तो ग्राउंडेड होने से उस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 0 होगा। फाइनली हमें वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से हमें उस पॉइंट बी जंक्शन बी पे वोल्टेज का वैल्यू पता चल गया वी बी, और वी बी का वैल्यू हो गया वी ए का इक्वल, और वी ए का वैल्यू कितना है 0। फाइनली इस वी बी अननोन वी बी वैल्यू की को हम इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर देते। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी बी इन इक्वेशन नंबर 3 नंबर की इक्वेशन में उसको पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये वी इन माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू हो जाएगा ये वी बी मतलब 0 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये आर एफ। फाइनली ये हो जाएगा वी इन डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ। मुझे वी नाट चाहिए तो वी नाट को एक तरफ ले जाता हूँ, माइनस वी नाट इक्वल टू हो जाएगा। तो आर एफ को मल्टीप्लाई कर दो, आर एफ डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा ये वी इन। ठीक, ये वी नाट इक्वल टू हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर इनटू हो जाएगा ये वी इन। सो दिस इज standard equation for output voltage in case of inverting amplifier, where this minus sign represents the 180 degree out of phase relation between output voltage and input voltage. Clear हुआ? Where minus represent the phase relation between output voltage and input voltage. Finally यहाँ पर इक्वेशन देखकर समझ सकते हैं कि कोई भी ऑप एम्प का इन्वर्टिंग मोड में आउटपुट जो वोल्टेज होता है उस सर्किट में यूज फीडबैक रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू और उस सर्किट में इनपुट सोर्स वोल्टेज के साथ यूज सीरीज रजिस्टर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो इनपुट वोल्टेज का प्रोपोर्शनल होता है बोल सकते हो, और माइनस जो साइन है क्या रिप्रेजेंट करता है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की 180 डिग्री फेस रिलेशन को। अगर सर्किट में आरएफ की वैल्यू है वो अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन है आरएफ से, तो वी नॉट का वैल्यू क्या होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन वी इन होगा। अगर सिर्फ यहाँ पर एम्पलीट्यूड को कंसिडर करें तो फेस तो 180 डिग्री फेस शिफ्ट रहेंगे ही, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस रहेगा ही रहेगा। फिर इसको इक्वेशन नंबर 4, अगर आर एफ की वैल्यू आर से बहुत ज़्यादा है
तो क्या होगा, आर एफ बाई आर की जो रेशियो है वो क्या होगा, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज है हमेशा इनपुट वोल्टेज से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इफ़ अनदर केस ऑफ इफ़ आर एफ वेरी वेरी लेस देन आर, अगर आर एफ की वैल्यू आर से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो आर एफ बाई आर का रेशियो जो है वो एक से कम होगा। तो एक से कम होने से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है वो इनपुट से रिस्पेक्ट में क्या होंगे, कम होंगे। फेस इसमें भी 180 डिग्री आउट ऑफ फेस ही मिलेंगे। क्लियर हुआ। एंड थर्ड केस क्या हो सकता है, अगर आर एफ की वैल्यू है वो आर का बराबर है, तो क्या होगा, आउटपुट जो वोल्टेज है वो हमेशा इनपुट वोल्टेज का इक्वल होगा और ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मिलेंगे। फेस इसमें भी 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मिलेगा, बट आउटपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का क्या हो जाएगा, इक्वल का। अगर फीडबैक रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू और उस सर्किट में यूज द इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों क्या है, सेम होगा, तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट बट आउट ऑफ फेस। तो ये तीन कंडीशन हो सकता है। चाहता हूँ तो इक्वेशन नंबर 4 को मैं कुछ नए तरीके से लिख सकता हूँ। इफ आर एफ बाई आर इक्वल टू ए ए वी, और वोल्टेज गेन अगर मान लिया जाए तो ए वी वोल्टेज गेन अगर मान लेते हैं तो ए वी वोल्टेज गेन, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 से वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए वी इंटू वी इन। तो हमेशा आउटपुट जो वोल्टेज होता है किसी भी सर्किट का, हमेशा उस सर्किट का गेन और उस सर्किट का इनपुट वोल्टेज के प्रोडक्ट का इक्वल, इसको शॉर्ट आप लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू माइनस गेन इनटू इनपुट। यहाँ पर गेन क्या है, ए वी, जो कि वोल्टेज गेन है, और ये जो वोल्टेज गेन है किसका इक्वल होगा, आर एफ डिवाइडेड बाई आर। तो जैसे जैसे आप आर एफ और आर की वैल्यू को चेंज करोगे वैसे वैसे सर्किट का वोल्टेज गेन भी चेंज होते जाएगा। ओप एम्प का वोल्टेज गेन चेंज होने से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज होगा। तो ध्यान रहे कि कोई भी ओप एम्प इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन हमेशा सर्किट में यूज्ड फीडबैक रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू और उसमें यूज्ड इनपुट रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू का पर डिपेंड करता है। तो ये आर एफ बाई आर इक्वल टू ए वी, एंड ए वी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ वोल्टेज गेन, जो कि कांस्टेंट पैरामीटर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये डायमेंशनलेस पैरामीटर। सो दिस इज इक्वेशन फॉर वोल्टेज गेन इन केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो कॉल मैसेज कमेंट कर सकते हैं। एक बार, दो बार, चार बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, बार बार देखेंगे कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।